नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी परत उधेड़ने वाले हैं जिसके बारे में शायद हम रोज बात नहीं करते। हम कारखानों या बड़े शहरों के विकास की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन अनदेखे समुदायों की बात करेंगे जिनका पूरा जीवन और अर्थव्यवस्थाएं औपनिवेशिक नीतियों की वजह से हमेशा के लिए बदल गईं। अब जरा मध्य भारत के बैगा समुदाय की 1892 की इस याचिका को देखिए। हर रोज हम भूखे मरते हैं, हमारी एकमात्र दौलत हमारी कुल्हाड़ी है। ये महज एक वाक्य नहीं है ना? ये एक पूरे समाज का दर्द है। ये हमें सीधा उस भयानक मानवीय कीमत की याद दिलाता है जो इन लोगों ने अपनी टिकाऊ और पारंपरिक आजीविका के छिन जाने पर चुकाई थी। तो चलिए देखें आज के इस एक्सप्लेनेर का रोडमैप क्या है। हम आधुनिक इतिहास के इन अनदेखे लोगों, जंगलों के विनाश के कारणों, क्रिमिनल ट्राइब्स, चरवाहों पर हुए प्रहार और अंत में उनके जबरदस्त विद्रोहों पर एक एक करके नजर डालेंगे। भाग 1, आधुनिक इतिहास के अनदेखे लोग। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये लोग आखिर थे कौन। देखिए, हमारी इतिहास की किताबों में अक्सर उद्योगों और शहरों का ही जिक्र होता है ना? लेकिन आज हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वनवासी और घुमंतू चरवाहा समुदायों की, जो हमेशा से प्रकृति के साथ एक गजब के तालमेल में जीते आए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, हिमाचल के गद्दी, राजस्थान के रायका, महाराष्ट्र के धंगर और अफ्रीका के मसाई समुदाय शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो एक बड़ी औपनिवेशिक नौकरशाही के आने से बहुत पहले से एक बेहद सस्टेनेबल जीवन जी रहे थे। भाग 2, जंगलों का विनाश और कानून। अब इस अगले हिस्से में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इस पर्यावरण विनाश का विशाल पैमाना। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1880 से 1920 के बीच, यानी सिर्फ 40 सालों में भारतीय उपमहाद्वीप में 97 लाख हेक्टेयर जंगल साफ कर दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि औपनिवेशिक प्रशासन जंगलों को पूरी तरह से अनुत्पादक या बेकार जमीन मानता था। उन्हें रेलवे लाइनों के विस्तार और जहाजों के लिए भारी मात्रा में लकड़ियां चाहिए थीं, और ग्लोबल डिमांड पूरी करने के लिए जंगलों को काटकर वहां पटसन, गन्ना, गेहूं और कपास जैसी कमर्शियल खेती धड़ल्ले से शुरू कर दी गई। और ये तस्वीर उस साम्राज्यवादी मानसिकता का एक जीता जागता और क्रूर सबूत है। नेपाल में लॉर्ड रीडिंग का ये शिकार अभियान सिर्फ एक खेल नहीं था, ये प्रकृति और मूल निवासियों दोनों पर कब्जा करने की उनकी लालसा थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जॉर्ज यूल नाम के अकेले एक अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मार गिराया था। बिल्कुल अविश्वसनीय। अब इस बड़े पैमाने पर कटाई को सिस्टमैटिक बनाने के लिए लाए गए वन अधिनियम। इन कानूनों ने जंगलों को आरक्षित और संरक्षित जैसी सख्त श्रेणियों में बांट दिया। इसका सीधा असर क्या हुआ? रातों रात स्थानीय लोगों से लकड़ी काटने, अपने पशुओं को चराने या यहाँ तक कि अपना पेट भरने के लिए कंदमूल इकट्ठा करने के पीढ़ियों पुराने अधिकार पूरी तरह छीन लिए गए। भाग 3, अपराधी कबीले और आजीविका। अब हम देखेंगे कि कैसे ये पर्यावरण कानून देखते ही देखते भयानक सामाजिक उत्पीड़न का हथियार बन गए। इस टाइमलाइन को देखिए। यह दिखाती है कि कैसे सिस्टम ने धीरे धीरे अपना शिकंजा कसा। 1860 के दशक में जंगलों को आरक्षित किया गया, फिर चराई और शिकार पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया, और इसका सबसे खौफनाक रूप सामने आया 1871 में, जब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू हुआ। जरा सोचिए, इस कानून ने घुमंतू जीवन जीने वालों को उनकी जीवन शैली की वजह से जन्म से ही अपराधी घोषित कर दिया। तो इसका नतीजा क्या निकला? एक बहुत बड़ी आबादी अचानक बेघर और बेरोजगार हो गई। मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरवा, कराचा और येरोकुला जैसे समुदायों की आजीविका पूरी तरह खत्म हो गई। उन पर अपराधी कबीले का ठप्पा लगा दिया गया और उन्हें खदानों या असम के चाय बागानों में बेहद कम मजदूरी पर शोषणकारी परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। उनकी सदियों पुरानी गरिमा उनसे छीन ली गई। भाग 4, चरवाहों पर औपनिवेशिक प्रहार। ये क्रूर सिस्टम सिर्फ जंगल में रहने वालों तक नहीं रुका, बल्कि इसने दुनिया भर के घुमंतू चरवाहों की जिंदगी भी बदल कर रख दी। यहाँ आप दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव देख सकते हैं। एक तरफ वो घुमंतू चरवाहे हैं जिनका प्रवास पूरी तरह मॉनसून और स्थानीय इकोसिस्टम पर टिका था। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के धंगर समुदाय को ही लें, जो मानसून में मध्य पठारों पर रहते और फिर अक्टूबर के बाद कोंकण के इलाकों में चले जाते। लेकिन दूसरी तरफ था औपनिवेशिक राज्य, जिसे सिर्फ और सिर्फ
टैक्स वसूलने के लिए कठोर और फिक्स सीमाएं चाहिए थीं। दोनों का एक साथ चलना नामुमकिन था। मौसम के हिसाब से अपने जानवरों के साथ सफ़र करते इन लोगों के लिए ये कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस वाली अर्थव्यवस्था थी। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल हों या हिमाचल के गद्दी, इनकी मौसमी आवाजाही प्रकृति के साथ एक बहुत ही सस्टेनेबल और स्थायी लय में बंधी हुई थी। लेकिन फिर इन 3 क्रमिक पॉलिसियों ने इस पूरी व्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी। सबसे पहले पड़ती भूमि नियमावली, जिसने खुले चरागाहों को टैक्स देने वाले खेतों में बदल दिया। दूसरा, वन अधिनियम, जिसने जंगलों के रास्ते बंद कर दिए, जिससे जानवरों के लिए चारे का भयंकर संकट पैदा हो गया। और तीसरा था चरवाही टैक्स, जिसने हर एक जानवर पर टैक्स लगाकर चरवाहों को आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया। 60%! ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। अफ्रीका के मसाई समुदाय ने औपनिवेशिक दौर में अपनी 60% जमीन खो दी। उनके सबसे बेहतरीन चरागाहों को मसाई मारा और सिरंगिटी जैसे बड़े बड़े नेशनल पार्कों में बदल दिया गया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि सूखे के समय उनके जानवरों की भारी तादाद में मौत हुई और उनका पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा ही बिखर गया। भाग 5, विद्रोह और आज के समय में इसकी प्रासंगिकता। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इन समुदायों ने चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। बिल्कुल नहीं। ये विरोध सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। जरा डच ईस्ट इंडीज, जिसे आज हम जावा कहते हैं, के इस नक्शे को देखिए। यहाँ भी अन्यायपूर्ण वन नीतियों के खिलाफ वैसा ही जबरदस्त आक्रोश सुलग रहा था। जावा की ये कहानी वाकई बहुत प्रेरक है। 1890 के आसपास सुरोंती को सांभिन नाम की एक व्यक्ति ने जावा के सागौन जंगलों पर राज्य के अधिकार को सीधी चुनौती दी। उनका तर्क बहुत ही सीधा और लॉजिकल था। भाई, जब राज्य ने हवा, पानी, जमीन या लकड़ी बनाई ही नहीं है तो वो इसके अकेले मालिक कैसे हो सकते हैं? 1907 तक आते आते 3000 से ज्यादा परिवारों ने जमीन पर लेटकर और टैक्स देने से इनकार करके सांभिन के इस शांतिपूर्ण आंदोलन का साथ दिया। और जैसा मैंने कहा, ये विद्रोह पूरी दुनिया में हो रहे थे। ठीक सांबिन की तरह भारत में भी 1910 में प्रसिद्ध बस्तर विद्रोह हुआ। बस्तर के लोगों ने अपने पुश्तैनी जंगलों को आरक्षित करने और उन्हें बेदखल करने की अंग्रेजों की कोशिशों का डटकर विरोध किया। उन्होंने साबित कर दिया कि वे अपनी जमीन आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आज उन विनाशकारी नीतियों के इतने दशकों बाद हमारे आधुनिक पर्यावरणवेद और अर्थशास्त्री भी ये मान रहे हैं कि ये घुमंतू जीवन शैली वास्तव में बेहद सस्टेनेबल है। खास तौर पर पहाड़ी और सूखे इलाकों के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। मतलब जिन अनदेखे लोगों को इतिहास से और अपनी जमीनों से मिटाने की कोशिश की गई, असल में वही लोग सदियों से इकोलॉजिकल बैलेंस की चाबी अपने पास रखे हुए थे। तो इस एक्सप्लेनेर के अंत में हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, इस तथाकथित आधुनिकता की असली कीमत आखिर चुकाई किसने? और जिन समुदायों को औपनिवेशिक दौर ने मिटाने की पूरी कोशिश की, आज हम उनसे सस्टेनेबिलिटी के कौन से ज़रूरी सबक सीख सकते हैं? याद रखिए, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर हुए ये ऐतिहासिक संघर्ष सिर्फ अतीत की बातें नहीं हैं, बल्कि ये आज की हमारी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं।